अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो सीन कुछ यूँ है कि आज हम बात करेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की। अगर मैं सीधा सीधा आपको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को एक लफ्ज़ में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इस तरह से कर सकते हैं कि ये एक प्योरीफिकेशन टेक्निक है। क्रोमेटोग्राफी जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम सैंपल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है और इसमें हम जाहिर सी बात है कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम मिक्सचर। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम बात करेंगे और ये मैंने आपको बताया कि एक प्योरीफिकेशन टेक्निक है। तो अब आप पूछेंगे कि प्योरीफिकेशन किसकी, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनकी हमने इस क्रोमेटोग्राफी की टाइप में सेपरेशन करनी होती है या प्योरीफिकेशन करनी होती है। तो ज़रा ठहरें, हम इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे डिटेल में। जल्दी किस बात की है, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं, तो हम ये वीडियो जो है इसी बेस पे बना रहे हैं कि आप लोग जो है वो अच्छी तरह से समझ लें कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। एक कहानी है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और उन स्टोरीज़ को कंबाइन करके हम मतलब एट द एंड हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि हाँ, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हमारे इर्द गिर्द हर तरफ मौजूद है और बल्कि ये शुरू से थी लेकिन हमें इसका पता नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि शुरू में जब केमिस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हुई थी या इतनी ज़्यादा इसमें वास्ट एडवांसमेंट नहीं थी, तो क्या सोचा जाता था कि हम हमेशा जब भी रिएक्शंस करवाते हैं, किसी भी दो सब्सटेंसेस के दरमियान रिएक्शन करवाना है, तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि उन दोनों लिक्विड्स का, उन दोनों सब्सटेंसेस का लिक्विड फॉर्म में होना ज़रूरी है। अब लिक्विड फॉर्म अगर ना हो तो क्या करें? या वो डिज़ोल्व फॉर्म में हो या वो लिक्विड फॉर्म में हो। अगर इन दोनों फॉर्म में नहीं है तो कहा जाता था कि ये रिएक्शन कर ही नहीं सकते। तो ऐसा पॉसिबल मतलब था ही नहीं कि हम किसी ना किसी सॉलिड को आपस में रिएक्ट करवा लेते। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था जहन में कि सॉलिड आपस में रिएक्शन कर सकते थे। फिर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की जब डिस्कवरी हुई और उसकी डिस्कवरी ने इस बात को गलत साबित कर दिया। क्यों? क्योंकि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, हम सॉलिड सैंपल लेते हैं, उसका इंटरेक्शन करवाते हैं। सॉलिड हमारे पास सब्सटेंस होता है, उसका हम इंटरेक्शन करवाते हैं लिक्विड के साथ। तो रिएक्शन किसके दरमियान में हुआ? सॉलिड का लिक्विड के साथ। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि हाँ लिक्विड होना ज़रूरी है, ये तो बिल्कुल गलत साबित हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, इसका हमें तकरीबन 18वीं सेंचुरी के करीब या इससे पहले हमें इसका कोई आइडिया नहीं था, लेकिन ये एग्जिस्ट तो करती थी और ये एग्जिस्ट सदियों से करती आ रही है, लेकिन हमें इसका आइडिया नहीं था। बेसिकली ये एक जिसे कहते हैं मीसनी टेक्निक थी। मीसनी टेक्निक समझते हैं, जो कि सदियों से हमारे साथ थी लेकिन हमें इसका पता नहीं चल रहा था। हमें पता ही नहीं था कि ये फिनोमिना जो है ये भी होता है, लेकिन नेचर में ये होता था, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जो है वो एडवांसमेंट हुई, एक्सपेरिमेंट हुए और हमने देखा कि नेचर में बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं जो कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। आपने घबराना नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और फिर आपको डिटेल में समझ आ जाएगी कि प्रिंसिपल बेसिकली इसका है क्या। क्योंकि आज की वीडियो हिस्ट्री पे है तो हम उसी पे बात करेंगे। अच्छा, अगर हम देखें तो नेचर में बहुत सारे फिनोमिना ऐसे थे जहाँ पर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का जो है प्रिंसिपल या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी अप्लाई हो रही थी। कहाँ कहाँ हो रही थी? सॉइल में हो रही थी, रॉक्स में हो रही थी और डिफरेंट जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं उनमें ये काम हो रहा था। सैंड में ये काम हो रहा था, ठीक है। लेकिन हमें चूंकि पता नहीं था, इस वजह से हम इसको जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ये फिनोमिनाज होते क्यों हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो जो सबसे पहली जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की डिस्कवरी हुई थी वो कहाँ से हुई थी? वो सॉइल से ही हुई थी। मतलब सॉइल को ऑब्जर्व किया गया, वहाँ सॉइल के अंदर ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का फिनोमिना हो रहा था। जब उसको ऑब्जर्व किया और पता चला कि यहाँ पे आयंस का कुछ एक्सचेंज होता है सॉइल के और जो हम खाद डालते हैं उसके दरमियान में, तो उस सूरत में हमें पता चला कि हाँ जी यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इस तरह का फिनोमिना है। अब वो क्या हुआ था कि हमने पोटाशियम क्लोराइड को जो है वो सोल्यूशन बनाकर उसका जब हमने सॉइल में डाला
तो सॉइल में जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस थे वो रिप्लेस हो गए पोटाशियम से। पोटाशियम हमारी सॉइल में चली गई और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो हमारे क्लोराइड आयंस के साथ अटैच हो गए। आयंस का एक्सचेंज हो गया ना। तो इस फिनोमिने को, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था लोगों को, तो लोगों ने समझा कि ये तो मौजज़ा होता है, मतलब कि नेचर में ये एक मिरेकल है कि आप किस तरह से आयंस को एक्सचेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तब ये ख्याल किया जाता था। साइंटिस्ट लग गए इस काम पर। साइंटिस्ट ने तो जाहिर सी बात है फिर उनको एक पॉइंट चाहिए होता है और वो उस पॉइंट पे फिर जब वो लग जाते हैं तो फिर उसकी वो जो है वो बाल से खाल निकाल लेते हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने सबसे पहले तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ली कि क्या ये फिनोमिना है, फिर उसके बाद उन्होंने सिंथेटिक सब्सटेंसेस बनाने शुरू कर दिए जो कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म कर सकते थे। पहले तो उन्होंने फिनोमिना समझा, वो समझने के बाद उन्होंने सिंथेटिकली बहुत सारे सब्सटेंसेस बनाए जिनकी मदद से हम जो नेचर में फिनोमिनाज हो रहे थे उनको हम लेबॉर्ट्री में भी करवा सकते थे। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अभी हम हिस्ट्री की तरफ नहीं गए, अब हम मूव करते हैं हिस्ट्री की तरफ। बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री का स्टार्ट जो होता है वो बहुत पहले से है। अगर मैं आपको एक बुक का रेफरेंस दूं जो जिस बुक से मैंने जो है वो ये पढ़ा है, तो उस बुक में हवाला दिया हुआ है बाइबल का। बाइबल हमें पता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई थी वो बाइबल थी। ठीक है, अब बाइबल में वो क्या लिखता है कि मर्रह के मुकाम पर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने जो है वो काफ़िले के साथ जा रहे थे, हिजरत जब उन्होंने की थी, तो उस हिजरत के दौरान बहुत दिन हो गए या कुछ अरसा हो गया कि पानी नहीं मिला। जब पानी मिला तो वो बिटर टेस्ट वाला था, मतलब कि वो उसमें इम्प्योरिटीज़ थी। तो लोगों ने कहा कि हम इसको कैसे पी सकते हैं। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इसके बारे में ज़िक्र किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आगे जो है वो गिड़गिड़ाए और उनसे इसका जो है वो पूछा कि इसका क्या हल है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो एक दरख्त का इशारा किया गया कि उस दरख्त को पानी में डालेंगे तो वो पानी जो है वो मीठा हो जाएगा। पहले वो खारा था, पीने के काबिल नहीं था, लेकिन जब वो दरख्त को डालें तो उस दरख्त को डालने से पानी में वो पानी मीठा हो जाता। और ऐसा ही हुआ, पानी जो है वो मीठा हो गया, पीने के काबिल हो गया, पानी पिया। और फिर जाहिर सी बात है जो स्टोरी है बुक में वो एक अलग है। लेकिन उस वाक़ये को यहाँ कोट करने का क्या मकसद है कि वहाँ पर जैसे ही उस दरख्त को पानी में डाला और पानी फ़ौरन से साफ़ हो गया। आपको पता है इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें कि हर चीज़ का हमारे पास पूरी दलाइल होती हैं। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस्लाम में ये बात क्यों सही है, इस बात से क्यों रोका गया है, इस बात को करने का क्यों हुक्म है। मतलब हम हवाओं में बात नहीं करते इस्लाम में हर चीज़ की जस्टिफिकेशन मौजूद है। तो जो फिनोमिना हम अब जाकर उसके बारे में जान पा रहे हैं, वो फिनोमिना सदियों पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो परफॉर्म किया जा चुका था। उसके बारे में मैं बताऊंगी कि क्यों वो जो है वो दरख्त जो था उसको पानी में डालने से इम्प्योरिटीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। वहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हुआ। जाहिर सी बात है जो दरख्त डाला उसमें आयंस जो है वो पानी में से निकल के आयंस का एक्सचेंज हुआ उस दरख्त के साथ, और जितने भी वहाँ पर आयंस थे जो इम्प्योरिटीज़ क्रिएट कर रहे थे वो सारे के सारे उस दरख्त ने एब्जॉर्ब कर लिए होंगे। कुछ इस तरह का फिनोमिना हुआ होगा, पर मुझे इतनी डिटेल में तो इसके बारे में नहीं पता, लेकिन छोटा सा वाक़या था जो कि मेरी नज़र से गुजरा। और उस बुक का रेफरेंस भी, बल्कि उस बुक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। वो उन्होंने बाइबल का एक छोटा सा 2-3 लाइनें जो है वो वहाँ पर लिखी हुई हैं उस बुक में। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की एक बुक है। ठीक है, अच्छा, तो उससे पता चला कि यहाँ पर जो है वो हम पानी की प्योरीफिकेशन इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सालों बाद, बल्कि हज़ारों सालों बाद अरस्तु उसने भी ये फिनोमिना ऑब्ज़र्व किया कि जब भी हम पानी को, इम्प्योर वाटर को जब भी हम डालते हैं
किस में डालते हैं, उसको हम सैंड में डालते हैं या सैंड से उसको पास करवाते हैं, तो सैंड उस पानी की सारी इम्प्योरिटीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी साफ हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि वहां पर भी यकीनन यही आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का फिनोमिना हुआ होगा। तो ये फिनोमिना कोई नया नहीं था, नेचर में ये फिनोमिना होता रहा है। हमारे लिए ये फिनोमिना सिर्फ और सिर्फ नया था क्योंकि हमें इसके बारे में देर से पता चला। तो ये दो वाक़यात तो हमें मिलते हैं हिस्ट्री से। नेक्स्ट, जब साइंटिस्ट आए और उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की और फिर वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या क्या किरदार अदा किया, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साइंटिस्ट से। सबसे पहले 1850 में दो साइंटिस्ट थे, थॉमसन एंड वे। थॉमसन एंड वे ने जो है वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पे काम करना शुरू किया और वे ने एक पेपर पब्लिश किया। उस पेपर में उसने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का फिनोमिना एक्सप्लेन किया और वो किसकी मदद से किया, सॉइल की मदद से किया। मतलब सॉइल में जो आयन एक्सचेंज का फिनोमिना होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने सॉइल का जो है वो सारा का सारा डिटेल्ड में उसकी स्टडी की और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड पेपर पब्लिश किया। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सॉइल में भी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी या आयन एक्सचेंज का फिनोमिना होता है, वहाँ पर भी जब हम पोटाशियम क्लोराइड को जो है वो डालते हैं सॉइल में तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। तो वो सारा कुछ यहाँ पर ऑब्जर्व किया किसने, वे और थॉमसन। इन्होंने इस काम का आगाज़ कर दिया और जब आपको पता है कि किसी भी काम का आगाज़ हो जाता है तो फिर उसके ऊपर काम करने वाले बहुत सारे उठ खड़े होते हैं। तो काम यहीं तक रुका नहीं, इनके काम तक रुका नहीं। इन्होंने जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी थी उसको इन्होंने बेस एक्सचेंज का नाम दे दिया। उसके बाद लैम्बर्ट एंड उसके बाद वेगनर, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो सॉइल में ये काम हो रहा था आयन एक्सचेंज का, इसकी वजह बता दी। ये जो आयन एक्सचेंज है ये किन सब्सटेंसेस की वजह से होती है, उन सब्सटेंसेस के बारे में जो डिटेक्ट किया या डिस्कवर किया वो इन दो साइंटिस्ट ने किया। वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हो सकते थे, क्ले हो सकती थी, ग्लूकोनाइट्स हो सकती थी और जियोलाइट्स और ह्यूमिक एसिड। ये आपके पास डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो जिम्मेदार हैं आयन एक्सचेंज के। उसके बाद नेक्स्ट 1903 में हार्म एंड रम्पलर, इन्होंने जो है वो सबसे पहला आयन एक्सचेंजर, सिंथेटिक आयन एक्सचेंजर जो है वो डेवलप किया। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। क्यों अहमियत थी? क्योंकि अगर सिंथेटिकली हम आयन एक्सचेंजर को प्रोड्यूस करवा लेते तो हम इस फिनोमिना को लैब में भी परफॉर्म कर सकते थे। इसका मतलब है कि अभी तक जो फिनोमिनाज नेचुरली हो रहे थे और ये जो ऊपर वाले साइंटिस्ट थे उनको एक्सप्लेन कर रहे थे, इन साइंटिस्ट ने क्या किया, उसी आयन एक्सचेंजर को, मतलब वो जो आपके पास स्पीशी है जो आयन को एक्सचेंज कराने की जिम्मेदार है, उसको इन्होंने सिंथेटिकली प्रोड्यूस करवा लिया लेबॉर्ट्री में और फिर उसकी मदद से हमारे पास जो है वो एक नई राहें खुली आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की। उसके बाद ये आपके पास जर्मन साइंटिस्ट थे दोनों ही, और जेन्स भी आपके पास एक जर्मन साइंटिस्ट थे और इन्होंने भी क्या किया कि रिकवरी ऑफ गोल्ड फ्रॉम सी, मतलब इनकी भी जो डिस्कवरीज थी या इनकी भी जो रिसर्च थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि वाटर से, सी वाटर से हम गोल्ड को किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। आयंस को हमने निकालना है ना, आयंस की सेपरेशन करनी है, तो आयंस की जहाँ भी सेपरेशन होगी वहाँ पर हम ये फिनोमिना लगा सकते हैं। उसके बाद 1935 में असल काम शुरू हुआ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पे। वो किसने किया? एडम्स एंड होम्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ हैं आयन एक्सचेंजर की उसको डिस्कवर किया। अब वो प्रॉपर्टीज़ जब उन्होंने डिस्कवर कर दी तो फिर हमारे लिए और आसान हो गया काम, और उसको आसानी करने के लिए मज़ीद दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने फर्दर आगे इस काम को बढ़ाया। जब इन साइंटिस्ट ने प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया तो उसकी वजह से हुआ क्या कि आपके पास आयन एक्सचेंज रेजन्स की जो है वो डिस्कवरीज हुई। आयन एक्सचेंज रेजन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुए और आजकल तकरीबन हम हर जगह, हर लेबॉर्ट्री में, हर इंडस्ट्री में अगर हमने आयन एक्सचेंज का फिनोमिना करवाना होता है तो हम रेजन्स को यूज़ करते हैं अपने कॉलम में या जहाँ भी सेपरेशन करनी होती है आयंस की।
तो जब प्रॉपर्टीज़ का पता चला तो प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम इस काबिल हो गए कि हम आयन एक्सचेंज रेजन्स की डिस्कवरीज कर सकते हैं। जब आयन एक्सचेंज रेजन्स की डिस्कवरी हुई तो सबसे पहले इसको किसने किया? फर्स्टली बाय आई.जी. फार्बिनस्ट्री। फार्बिनस्ट्री ने क्या किया? ये मतलब साइंटिस्ट की नेम ही है। इन्होंने और सबसे पहले जो है वो आयन एक्सचेंज रेजन की डिस्कवरी की। और फिर उसके अलावा जब यूएस में और इंग्लैंड में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई ना, तब क्या हुआ कि यूरेनियम जो था, मतलब आपके पास न्यूक्लियर जो है वो फिशन हुए, फिशन रिएक्शंस हुए डिफरेंट। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि यूरेनियम की वजह से, यूरेनियम के ब्रेकडाउन की वजह से बहुत से नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और वहाँ से ही हमारे पास रेजन्स की जो है वो डिस्कवरीज, मतलब बहुत सारे रेजन्स जो है वो हम बना पाए। तो यूएस की और इंग्लैंड की कंपनीज़ ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद या वर्ल्ड वॉर 2 में आयन एक्सचेंज रेजन्स को प्रोड्यूस किया। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था किसका? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का तकरीबन हर जगह यूज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम किरदार इसका कहाँ पर है? प्योरिफिकेशन में। पानी की प्योरिफिकेशन में हम इस फिनोमिना को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इस तरह के प्रोसेसेस में के साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी इसका जो मेन रोल है वो पानी की सफाई है या पानी की प्योरिफिकेशन है। ठीक है, आई होप कि आपको जो है वो हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा जानने को मिला होगा। तो अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। ठीक है, थैंक यू।